वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो स्टार्ट करते हैं फिर। तो लास्ट लेक्चर में जैसे की इलेक्ट्रोस्टॅटिक जो लेसन स्टार्ट किया था इसमें कुलम्स लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हे सगळं आपण पाहिलं होतं। अभी इसमें कोई टेंशन नहीं, आपको कुलम्स लॉ भी बहुत अच्छे से समझ गया, उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन स्केलर और वेक्टर फॉर्म दोनों में भी समझ गया। देन उसके ऊपर के न्यूमेरिकल जो लिए थे अपन ने वो भी आपको वेरी वेल क्लियर हो गए। फिर उसके बाद वही नेक्स्ट लेक्चर में फिर अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी देखा था, विच इज नोन एज स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर इसके जो एक्सप्रेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट ए एट पॉइंट बी, ये सब कुछ अपन ने देखा था। देन इन जनरल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन स्केलर फॉर्म एंड वेक्टर फॉर्म कैसा रहता है वो भी देखा था। आज अपन देखने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डेरिवेशन फॉर इनफाइनाइट एंड फाइनाइट करंट कैरिंग कंडक्टर। तो या सॉरी, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट लाइन चार्ज के लिए। तो देन इसके ऊपर के न्यूमेरिकल्स भी अपन ने सॉल्व किए थे। फिर उसके बाद पोटेंशियल डिफरेंस का डेरिवेशन अपन ने देखा था। ये डेरिवेशन भी वेरी वेल आप लोगों को क्लियर है और बहुत ही इजी है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। हाँ, लेकिन जो दिल से पढ़ता नहीं और जैसे मैंने पढ़ा है वैसा अगर इनकेस आप लोग याद रख रहे हो, सब ऐसा मन से कर रहे हो, तो ये थ्योरी जो लिखी है कुछ भी नहीं है, खुद लिख सकते हो। राइट, ये दिख रहा है सिर्फ आपको इतना बड़ा, लेकिन मैंने आपको बहुत इजी ढंग से ये समझा के दिया था। तो एक बार बस आप लोग लिख के देखो। आपके हैंड रिटन प्रैक्टिस होना बहुत जरूरी है, तो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि मैंने यहाँ पे पढ़ाने के बाद एक बार आप लोग प्लीज लिखा करो रजिस्टर में। अगर आप लिखते नहीं है तो ये सिर्फ पिक्चर देखे जैसा हो जाएगा। तो प्लीज डोंट डू दैट लाइक दिस वे। प्लीज आप लोगों ने, मैंने पढ़ाने के बाद अकाउंट से रजिस्टर में बनाया होगा, आप लोगों ने उसके अंदर लिखा करो ये सब। अगर लिखते हो तो आपकी सॉलिड प्रैक्टिस हो जाएगी। फिर ये एक्सप्रेशन भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल, ये अपन ने कंप्लीट कर लिया था। एंड देन लेटर ऑन वी हैड टेकन द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या रहता है, फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी, अच्छा इसके ऊपर के न्यूमेरिकल्स लिए थे। और फिर अपन ने लास्ट लेक्चर में चार्ज कॉन्फ़िगरेशन देखा था, जिसके अंदर तीन, लाइन चार्ज कॉन्फ़िगरेशन, सरफेस चार्ज कॉन्फ़िगरेशन एंड वॉल्यूम चार्ज कॉन्फ़िगरेशन। और फिर लाइन चार्ज डेंसिटी, देन सरफेस चार्ज डेंसिटी और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या रहता है ये भी अपन ने समझ के लिया था लास्ट लेक्चर। इतना अपना हो गया था। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं एक्सप्रेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन जो ऑलमोस्ट पेपर में आता ही है। सो आई एम राइटिंग द क्वेश्चन। अगर आप लिखते होंगे रजिस्टर में तो प्लीज आप लोग भी लिखिए रजिस्टर में क्वेश्चन। क्वेश्चन इज डिराइव एक्सप्रेशन फॉर, डिराइव एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, electric field intensity due to infinite line charge taken along z axis। दिस इज द क्वेश्चन। अब टेकन अलॉन्ग z एक्सिस ऐसा दिया ही रहेगा पेपर में, लेकिन नहीं दिया होगा ऐसा पेपर में, तो आपको अज्यूम करना पड़ेगा कि वी आर टेकिंग अलॉन्ग z एक्सिस। बाकी दूसरे एक्सिस के अलॉन्ग भी लिया तो चलता है, ऐसा कुछ नहीं कि हर बार z एक्सिस के अलॉन्ग लो, ऐसा नेसेसरी नहीं है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू गाइस। लेकिन अगर पूछते हैं कि डिराइव एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन चार्ज, तो आप लोगों ने z एक्सिस के अलॉन्ग ही कंसिडर करना। चलो ठीक है, तो एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं अपन, इसका डेरिवेशन समझ लो अभी। हाँ, सपोज दिस इज z एक्सिस, दिस वन एज अ y एक्सिस, जैसा हर बार कंसिडर करते हैं, दिस वन एज अ x एक्सिस। तो अभी यहाँ पे क्या बोला है, सपोज वी आर कंसिडरिंग, कि कंसिडर, ऐसा लिखता हूं मैं यहाँ पे इनिशियली, कंसिडर, यहाँ पे सॉल्यूशन वी हैव। सॉल्यूशन वी हैव, consider the infinite line charge, consider the infinite line charge taken along z axis, taken along z axis
इनफाइनाइट लाइन चार्ज अपन ने जेड एक्सिस के अलोंग लिया, ऐसा अज्यूम करते हैं। ये जेड एक्सिस है, ऑब्वियसली ये क्या रहेगा, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, ऐसा रहेगा। अभी ध्यान देना, अभी एक्सप्रेशन करते टाइम पे यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ये जो इनफाइनाइट लाइन चार्ज जो जेड एक्सिस के अलोंग लिया है, इसके ऊपर एक पॉइंट कंसिडर करता हूँ। लेट दैट पॉइंट बी पी। ये एक पी पॉइंट कंसिडर करता हूँ, और ये पी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स है वो है सपोज 0 0 एंड जेड। और एक जो वाई एक्सिस है उसके ऊपर एक पॉइंट कंसिडर करता हूँ, लेट इट बी क्यू पॉइंट। इसके कोऑर्डिनेट्स रहेंगे 0 रो 0। ये जो पी पॉइंट है ना, इट इज एक्टिंग एज अ सोर्स पॉइंट। वाई सोर्स पॉइंट? बिकॉज वी हैड कंसिडर द लाइन चार्ज अलोंग जेड एक्सिस, तो इसको अपन बोलेंगे कौन, सोर्स पॉइंट। और ये जो क्यू है इसको अपन बोलेंगे फील्ड पॉइंट। तो पी का मतलब क्या है, सोर्स पॉइंट, और क्यू का मतलब क्या है, फील्ड पॉइंट, राइट। तो यहाँ पे मैं लिखता हूं कंसिडर, कंसिडर, जस्ट अ मिनट, कंसिडर पॉइंट पी 0 0 0 on the on the line charge along z-axis, along z-axis, which is acts as a, which acts as a source point, which acts as a source point, समझ गए। एंड लेट q of 0 रो 0 be any point, be any point on y-axis, acts as a, acts as a filled point, acts as a filled point। होप समझ गए आपको इतना, राइट। अब मैं क्या करता हूँ, ये दोनों भी पॉइंट को ज्वाइन कर लेते हैं, सोर्स पॉइंट और फील्ड पॉइंट को। अगर ये सोर्स पॉइंट और फील्ड पॉइंट ज्वाइन नहीं करना है, एक्चुअली इनके बीच में का जो डिस्टेंस है वो शो करना है। तो ये जो फील्ड पॉइंट और सोर्स पॉइंट है, इसके बीच में का जो डिस्टेंस है, इसको अपन कुछ भी बोल देते हैं, लेट इट बी भाई ये आर डिस्टेंस है सपोज, राइट। तो वेक्टर जो बनेगा वो क्या रहेगा, आर बार रहेगा, पोजिशन वेक्टर आर बार, राइट। और अभी अपन क्या करते हैं, जो सोर्स पॉइंट है, अब ये पूरी की पूरी लाइन ही आप लोगों की इनफाइनाइट लाइन चार्ज है, तो अपन इतना बड़ा कंसिडर नहीं करते हैं, इतनी पूरी लाइन नहीं कंसिडर करते। इंटीग्रेशन आप सब लोगों को पता है, इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, छोटा सा पार्ट एनालाइज करके बहुत बड़ा पार्ट कैलकुलेट करना, इसका ही मतलब क्या होता है, इंटीग्रेशन होता है। तो इसीलिए इनफाइनाइट लाइन चार्ज अगर है तो अपन इनफाइनाइट लाइन चार्ज नहीं कंसिडर करते, अपन इनफाइनाइट, जैसे कि ये पूरा जो इनफाइनाइट लाइन चार्ज है इसका अगर लेंथ इन जनरल एल है, तो अपन इतना पूरा नहीं लेते, अपन क्या करते हैं, इसमें से छोटा सा पार्ट लेते हैं, लेट इट बी, अपन इतना पार्ट लेते हैं जिसको अपन डीएल कंसिडर करते हैं, समझे क्या। और डीएल का जो वेक्टर क्वांटिटी रहेगा वो डीएल बार रहेगा, समझे क्या, यहाँ तक क्लियर हो गया ना। पूरा का पूरा पार्ट नहीं लेते अपन, छोटा सा पार्ट लेते, तो जिसको अपन क्या बोलेंगे, डिफरेंशियल लेंथ। पूरी लेंथ कितनी है, एल, सो वी आर कंसिडरिंग द डिफरेंशियल लेंथ। होप यहाँ तक क्लियर हो गया, राइट। और जो भी आर डिस्टेंस है, दैट आर डिस्टेंस इज नथिंग बट व्हाट, द डिफरेंस बिटवीन फील्ड पॉइंट एंड सोर्स पॉइंट। तो यहाँ पे लिखता हूं, let r be the, r be the distance between, distance between source point, distance between source point p of 0 0 z and field point, and field point q of 0 रो 0। होप यहाँ तक समझ गए। अब ये आर बार की वैल्यू अगर अपने को निकालना है, सो देयरफॉर अगर इसका पोजीशन वेक्टर निकालते तो इट्स पोजीशन वेक्टर, ये पोजीशन वेक्टर क्या बनेगा इसका, तो ये बनेगा कौन, आर बार। जो रहेगा आर बार इक्वल टू क्या रहेगा, पी क्यू बार ना। तो पी क्यू बार शुड बी व्हाट, पी क्यू बार शुड बी क्यू बार माइनस पी बार। अब क्यू बार बोले तो जो पॉइंट दिया आपको क्यू के, उसको वेक्टर में अगर लिखता है, सो देयरफॉर आर बार इक्वल्स टू क्यू बार शुड बी व्हाट, ये तो जीरो है ना, 0 रो 0, ऐसा है तो फिर ये बन जाएगा कौन, ये बन जाएगा रो ए रो कैप माइनस पी बार के कोएफिशिएंट इतने हैं 0 0 जेड, तो ये बन जाएगा कौन, जेड ए जेड कैप। बोलिए समझ गया क्या सब लोग, पोजीशन वेक्टर समझ गया क्या।
क्लियर है सब लोग? हाँ, तो अभी इसका मॉडुलस लेते तो मॉडुलस ऑफ आर बार, इसका ये मतलब आर हो जाएगा, तो आर की वैल्यू कितनी आएंगी? आर की वैल्यू आएंगी स्क्वायर रूट ऑफ रो स्क्वायर प्लस निगेटिव क्वांटिटी का स्क्वायर पॉजिटिव होता है, इसलिए माइनस जेड का स्क्वायर इज जेड स्क्वायर, तो इतना ही लिख लेते हैं। होप आप सभी लोग इतना समझ गए, राइट। अभी अपन क्या निकालते हैं? ए आर कैप भी निकाल लेते हैं, यानी यूनिट वेक्टर भी निकाल लेते हैं, आगे काम में आने वाला है। ये सब कुछ अपन इधर नीचे लिख लेते थोड़ा। बराबर अच्छे से समझ लो सब। सो देयर फोर इसका जो यूनिट वेक्टर आएगा ए आर कैप जिसको बोलेंगे, ये क्या रहेगा? दैट वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। तो दैट वेक्टर बोले तो कौन? रो एरो कैप एंड माइनस जेड इंटू ए जेड कैप अपॉन अपॉन इसका मॉडुलस बोले तो मॉडुलस ऑफ रो स्क्वायर रूट ऑफ रो स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो ये मिल गया आपको ए आर कैप। अगर आर बार मॉडुलस ऑफ आर बार यानी आर इक्वल टू इतना है, सो देयर फोर रो स्क्वायर आप सॉरी देयर फोर अगर स्क्वायर करता तो आर स्क्वायर क्या बनेगा? टोपी उड़ गई, स्क्वायर रूट उड़ गया, तो ये बन जाएगा कौन? रो स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। होप इतना आपको समझ गया, कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं है, क्लियर है ना? है ना? आगे बढ़ते हैं। अब ये जो पूरी लेंथ है, यहाँ पे डायग्राम में लिखा है डीएल, तो अपन यहाँ पे लिख लेते हैं हियर। डीएल का मतलब कौन? डिफरेंशियल लेंथ, डिफरेंशियल लेंथ, है ना, यानी स्मॉलेस्ट लेंथ ऑफ कंप्लीट लेंथ, राइट। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है, सबको समझ गया। अब लास्ट लेक्चर में, लास्ट फ्यू लेक्चर्स में अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी पढ़ा था। लेट मी शो यू। अपन ने कूलम्स लॉ देखा था, और कूलम्स लॉ के बाद अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पढ़ा था, राइट। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट ए निकाला था अपन ने, जो आया था Q2 अपॉन 4πε d²। एट पॉइंट बी आया था Q1 अपॉन 4πε d²। इन जनरल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आया था Q अपॉन 4πε d²। दिखाई दे रहा है ना? है ना? और वही अगर इसको अगर वेक्टर फॉर्म में लिखते तो एडी कैप ज्यादा का पड़ेगा, समझ रहे हैं? तो इन दैट सेंस मैं यहाँ पे अगर लिखता हूँ, यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ ऐसा, जस्ट अ मिनट। So let so we have the electric field intensity. We have the electric field intensity, electric field intensity due to पॉइंट चार्ज। ये पढ़ा है अपन ने सब, मैंने अभी अभी शो भी किया आपको, और रोज रिवाइज भी करता हूँ। ड्यू टू पॉइंट चार्ज इज, बोलिए क्या रहती है सुजल? ई इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन, अरे वही है जो अभी अभी मैंने शो किया आपको, क्यू अपॉन 4πε। हाँ सर्वेश 4πε। अब डी स्क्वायर नहीं, अभी यहाँ पे आर स्क्वायर है, और वही वेक्टर में आर लिखना है तो स्क्वायर ई बार आएगा, और यहाँ पे क्या क्या आएगा? ए आर कैप आएगा। होप समझ गए आप लोग। यार क्या। अब कैसा है, मैंने अभी अभी आपको समझा के दिया, अगर आप लोग इंटीग्रेशन यानी क्या, छोटा सा पार्ट एनालाइज करके बड़ा पार्ट कैलकुलेट करना, इसको इंटीग्रेशन। तो ये जो पूरी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, इट इज ई बार, लेकिन अपन पूरा का पूरा कैलकुलेट नहीं करते बैठते, इसलिए अपन ने एक छोटा सा पार्ट कंसिडर किया, दैट इज व्हाट डीएल कंसिडर किया, इतना ही पार्ट कंसिडर किया, बराबर है। क्योंकि पूरा का पूरा लूंगा तो कैलकुलेशन बहुत लंबे जाएंगे, तो इसलिए छोटा सा पार्ट कंसिडर करते। सो कंसिडरिंग कंसिडर द differential amount of charge, differential amount of charge, amount of charge, and therefore electric field intensity, therefore electric field intensity intensity can be written as, कैन बी रिटर्न एज। अब अगर चार्ज अगर छोटा सा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी वही हिसाब से रहेंगी, तो इसलिए उसको अपन लिखते हैं फिर डी बार इंस्टेड ऑफ ई बार। सो इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा कौन? डी क्यू अपॉन, चार्ज छोटा सा लिया तो डी क्यू 4πε इंटू आर स्क्वेयर इंटू ए आर कैप। होप आप सभी लोगों को यहाँ तक क्लियर हो गया।
राइट। अब अपन ने सुबह आज पढ़ा था चार्ज कॉन्फ़िगरेशन, तो चार्ज कॉन्फ़िगरेशन में अपन ने लाइन चार्ज डेंसिटी देखा था। सो वी हैव द लाइन चार्ज डेंसिटी, द लाइन चार्ज डेंसिटी, लाइन चार्ज डेंसिटी क्या रहता है, रोयल इक्वल्स टू dq अपॉन dl रहता है ना। सो देयर फोर वॉट डी मीन बाय dq, dq का मतलब हो गया रोयल इंटू dl। होप सब लोग समझ गए। ये एक्सप्रेशन आप लोग को 2-3 बार लिख के देखना पड़ेगा। अब ये जाके ऊपर की इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करते हैं। सो देयर फोर वी आर गेटिंग नाउ d बार इक्वल्स टू dq का मतलब रोयल इंटू dl अपॉन 4 पाई इप्सिलॉन इंटू आर स्क्वायर इंटू ए आर कैप। होप आप लोग समझ गए। अब क्या करते हैं अपन, आर और ए आर कैप सबकी वैल्यूज अपन ने निकाली हुई है, वो सब्सटीट्यूट करते हैं। सो देयर फोर डी बार इक्वल्स टू ये हो गया रोयल इंटू डी एल अपॉन 4 पाई इप्सिलॉन इंटू आर स्क्वायर इंटू, सॉरी आर का मतलब अपन ने फाइंड आउट किया है, तो आर स्क्वायर का मतलब ये इधर है ना, रो स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आर का मतलब। सो रो स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर लिख लेता हूँ आर स्क्वायर की जगह पे। तो ये आ रहा है रो स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इंटू इंटू ए आर कैप इज रो एरो कैप माइनस जेड इंटू ए जेड कैप अपॉन मॉडुलस ऑफ आर बार। तो मॉडुलस ऑफ आर बार आएगा यानी स्क्वायर रूट ऑफ रो स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। समझ गए क्या आप सभी लोग? हेलो, क्लियर है सब लोग? यस सर। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है ना किसी को? नो सर। हाँ, समझ गए फिर सब। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अभी ये टर्म हो गया ऐसा, रोयल इंटू डीएल इंटू रो इंटू एरो कैप माइनस जेड इंटू ए जेड कैप अपॉन अपॉन 4 पाई इप्सिलॉन इंटू रो स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर रेस टू 1 एंड दिस इज रो स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर रेस टू 1/2। तो 1 + 1/2 यानी कितना हो गया, 3/2। इसको लिख सकते हैं अपन ऐसा। तो ये मिल गया आपको कौन, डी बार। अभी ध्यान देना, अगर अपन ने इनफाइनाइट लाइन चार्ज अलोंग जेड एक्सिस लिया था, राइट, तो जितने भी कंपोनेंट अलोंग जेड एक्सिस रहेंगे यानी ए जेड कैप, तो वो निग्लेक्ट करना पड़ेगा, राइट। सो हियर आई एम राइटिंग एज infinite line charge, infinite line charge is taken along, ये याद रखना थोड़ा सा, taken along z axis। so therefore neglecting neglecting फोर्थ लेसन के अंदर ये सब कुछ मैं आपको क्लियर करूंगा। neglecting components along z axis। सो डेफिनेटली निग्लेक्ट क्या करेंगे फिर, एजेड कैप को निग्लेक्ट करेंगे। निग्लेक्टिंग एजेड कैप, यू कैन राइट हियर निग्लेक्टिंग एजेड कैप। सो ये जो डी बार है ये बन गया फिर रोयल इंटू डी एल इंटू और रो इंटू एरो कैप, राइट। जेड एजेड जीरो हो गया, नहीं एजेड कैप जीरो हो गया, निग्लेक्ट कर लिया तो इतना ही बचा, अपॉन 4 पाई इप्सिलॉन इंटू रो स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर रेस टू 3/2। बोलिए यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? एक बार और समझा के देता हूँ। अपन ने क्या किया, इनफाइनाइट लाइन चार्ज इज टेकन अलॉन्ग जेड एक्सिस, P एज एक पॉइंट कंसिडर किया जिसको अपन बोल रहे हैं सोर्स पॉइंट, और Q दूसरा पॉइंट लिया उसको बोल रहे हैं फील्ड पॉइंट। दोनों पॉइंट के बीच में का जो डिस्टेंस है उसको अपन ने नाम दिया R डिस्टेंस। तो पोजीशन वेक्टर बनेगा R बार, तो R बार की वैल्यू निकाली अपन ने, जो आई रो एरो कैप माइनस जेड जेड कैप, उसका मॉडुलस लिया और बाद में उसका यूनिट वेक्टर निकाला। और बाद में वी हैव इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला रहता है
वो लिखा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला। और वो लिखने के बाद अगर अपन चार छोटा सा कंसिडर करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी कम हो जाएंगी, तो डिफरेंशियल हो जाएंगी, तो इसका फॉर्मूला ये बनेगा। बाद में फिर बाय डेफिनेशन ऑफ लाइन चार्ज डेंसिटी रो एल इक्वल्स टू डी क्यू बाई डी एल रहता है, तो डी क्यू की वैल्यू निकाल ली अपन ने, रो एल इंटू डी एल, वो जाके सब्सटीट्यूट किया तो डी बार मिल गया। एंड एज इनफाइनाइट लाइन चार्ज इज टेकन अलॉन्ग जेड एक्सिस, सो जेड एक्सिस के अलॉन्ग के जितने भी कंपोनेंट्स है वो जीरो हो जाएंगे, सो दैट्स व्हाई हियर ए जेड कैप कितना हो गया, तो जीरो हो गया, तो डी बार इतना मिला। बोलिए समझे क्या सब लोग यहाँ तक? अब अपन क्या करते हैं, वी आर इंटरेस्टेड इन ई बार, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन डी बार। अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डेरिवेशन चाहिए, ना कि डिफरेंशियल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। तो इसीलिए क्या करना पड़ेगा, डेरिवेटिव को निकालना है, तो डेरिवेटिव का उल्टा क्या रहता है, इंटीग्रेटिंग। सो दैट्स व्हाई आई एम डूइंग नाउ इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, सो देयरफॉर इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स। तो इंटीग्रेशन करते इसका तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन, आप लोग डायरेक्ट डी बार को ई बार भी लिख सकते हो, इंटीग्रल लेट इट बी जीरो से लेके तो ई तक ऑफ डी बार इक्वल्स टू इंटीग्रल, अब इनफाइनाइट है तो लिमिट शुड बी माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, रोयल इंटू रोयल इंटू रो इंटू डीएल। अब डीएल को मैं डीजेड लिख सकता हूँ ना, डीएल का मतलब डीजेड हो जाएगा ना अभी, अपॉन, क्योंकि इनफाइनाइट लाइन चार्ज इज टेकन अलोंग जेड एक्सिस, अपॉन 4 पाई इप्सिलॉन रो स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर रेस टू 3/2 इंटू एरो कैप, यहाँ पे लिखते हैं अपन सिंस डीएल का ही मतलब कौन है अभी, डीजेड। होप समझ गए आप लोग यहाँ तक, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से जो कॉमन है वो कॉमन जो भी है उसको बाहर निकालो, तो डी बार का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ई बार हो जाएगा, फ्रॉम लिमिट जीरो टू ई, तो अल्टीमेटली वही आएगा, इक्वल्स टू नाउ यहाँ से रोयल भी बाहर निकल गया, रो भी बाहर निकल गया, अपॉन 4 पाई इप्सिलॉन भी बाहर निकल गया, और इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, व्हाट इज रिमेनिंग, डीजेड, डीजेड है 1 अपॉन रो स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर रेस टू द पावर 3/2, राइट, इंटू डीजेड इंटू एरो कैप, इतना बच गया। फिर नाउ टेल मी हाउ टू सॉल्व दिस इंटीग्रेशन, एनीवन? ये इंटीग्रेशन कैसे सॉल्व करूं, कोई भी एक आधा, माइक्रोफोन ऑन करो और बात करो, मैथमेटिक्स से अभी ये पूरा, हाउ टू सॉल्व विथ रिस्पेक्ट टू जेड, सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन बराबर है, क्या पुट करूं, व्हाट टू पुट? हाँ सुजल, अंजलि, मैंने आपको मैथ्स के बैच में बोला था अगर वन माइनस, हाँ बोल सकते कोई, tan थीटा। बराबर है tan थीटा। मैंने मैथ्स के बैच में बोला था 1 - x² या अंडर रूट 1 - x² दिखाई देता है और समझ में नहीं आ रहा कैसे सॉल्व करे, तो अपन क्या करते थे, x इज इक्वल टू साइन थीटा या तो फिर कॉस थीटा पुट करते थे, याद है? इन द सेम मैनर अगर यहाँ पे a² होगा तो फिर कॉमन सेंस a साइन थीटा पुट करेंगे या a कॉस थीटा पुट करेंगे। आल्सो अगर आपको अंडर रूट या वैसे ही 1 + x² या अंडर रूट 1 + x² दिखाई देता है, समझ भी नहीं आ रहा कैसे सॉल्व करे, तो x इक्वल टू tan थीटा पुट करके देखो, हो ही जाएगा। कॉमन सेंस यहाँ पे a² होगा तो a tan थीटा पुट करेंगे। हेलो, समझ गए क्या यहाँ तक मैंने क्या बोला? तो सब्सटीट्यूशन समझ गया ना, मैथमेटिक्स सब्सटीट्यूशन आ गया ध्यान में? हाँ, तो फिर यहाँ पे सब्सटीट्यूशन क्या करना पड़ेगा, पुटिंग z इक्वल्स टू कौन, रो tan थीटा। तो अगर इसको डिफरेंशिएट करता हूं तो dz इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, रो इंटू tan थीटा का डेरिवेटिव कौन, सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। नाउ लिमिट चेंज हो जाएंगे व्हेन, जब z इज इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी रहेगा तब थीटा कितना रहेगा, और जब z इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी रहेगा तब थीटा कितना रहेगा। अगर मैं z के जगह पे इन्फिनिटी रखता हूं तो इन्फिनिटी अपॉन रो यानी इन्फिनिटी हो गया, एंड tan इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी कितना होता है, व्हाट इज tan इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी? अरे tan इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी, tan कितना इन्फिनिटी होता है, π/2। π/2, तो इसीलिए यहाँ पे आएगा π/2 और निगेटिव होगा तो -π/2, राइट? तो ये लिमिट्स आपको समझ में आ गए। सो देयरफॉर नाउ ई बार इक्वल्स टू रोयल इंटू रो अपॉन
4 पाई इप्सिलॉन इंटीग्रल, अब इंटीग्रेटिंग लिमिट थीटा के हो गए -π/2 से लेके तो π/2 तक, 1 अपॉन लिमिट सब्सटीट्यूट करते हैं, 1 अपॉन रो स्क्वायर प्लस व्हाट डू मीन बाय जेड, रो tan थीटा, तो ये हो जाएगा रो स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा रेस टू कौन 3/2 इंटू कौन डी जेड इंटू एरो कैप। होप समझ गए आप सभी लोग यहाँ तक, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। सो इक्वल्स टू नाउ रोयल इंटू रो अपॉन 4 पाई इप्सिलॉन। अब यहां से रो स्क्वायर कॉमन आ रहा है ना, तो रो स्क्वायर रेस टू 3/2 कॉमन आएगा, ये 2 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो व्हाट इज रिमेनिंग रो क्यूब, तो आई एम टेकिंग रो क्यूब कॉमन, इंटीग्रल -π/2 से लेके तो π/2, 1 अपॉन रो स्क्वायर कॉमन लिया तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बचेगा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा रेस टू कौन 3/2 इंटू डी जेड इंटू, सॉरी अभी डी थीटा में कन्वर्ट हो गया ना, एक्सट्रीमली सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी। तो जो डी जेड है वो डी जेड के जगह पे कौन आएगा, ये इतना आएगा ना, रो सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, रो सेक स्क्वायर थीटा इंटू वॉट डी थीटा इंटू एरो कैप, तो यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा रो सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा इंटू एरो कैप। क्लियर है सब लोग, आगे बढ़ते हैं। तो अभी ये देखो, ये रो और ये रो स्क्वायर हो गया, एंड रो स्क्वायर अपॉन रो क्यूब, यानी रोयल अपॉन रो स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो 4 पाई इप्सिलॉन रो ऐसा लिख सकते हैं अपन, और इंटीग्रल -π/2 2π/2 सेक स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, यानी क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा होता है, और रेस टू कितना है 3/2 इंटू कौन डी थीटा इंटू एरो कैप। आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया फिर रोयल अपॉन 4 पाई इप्सिलॉन रो इंटीग्रल -π/2 टू π/2 सेक स्क्वायर थीटा अपॉन कितना आएगा सेक क्यूब थीटा इंटू वॉट डी थीटा, समझ गए सब लोग, इंटू एरो कैप। अब सेक स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा, सो वी आर गेटिंग हियर रोयल अपॉन 4 पाई इप्सिलॉन इंटू रो इंटीग्रल -π/2 टू π/2 सेक स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो व्हाट इज रिमेनिंग, रिमेनिंग इज 1 अपॉन सेक थीटा इंटू डी थीटा इंटू वॉट एरो कैप। समझे क्या, तो इसका ही मतलब हो गया फिर रोयल अपॉन 4 पाई इप्सिलॉन इंटू रो इंटीग्रल -π/2 टू π/2 1 अपॉन सेक थीटा, यानी क्या होता है कॉस थीटा इंटू कौन डी थीटा इंटू एरो कैप। अब समझ गए सब लोग यहाँ तक। अभी देखो, इंटीग्रेटिंग लिमिट निगेटिव पीक टू पॉजिटिव पीक है, तो आपको डेफिनेट इंटीग्रल की एक प्रॉपर्टी पता है कि इंटीग्रेटिंग लिमिट अगर निगेटिव पीक टू पॉजिटिव पीक है एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स है, और अगर ये अंदर वाला मसाला एफ ऑफ एक्स इवन है, तो अपन ट्वाइस इंटीग्रल जीरो टू पॉजिटिव पीक एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स ऐसा लिखते हैं, कब जब एफ ऑफ एक्स इवन है, और अगर ऑड होगा तो डायरेक्टली कितना लिखते हैं जीरो लिखते हैं। तो यही प्रॉपर्टी अगर अपन यहाँ पे यूज करते हैं, सो दिस इक्वेशन विल बिकम रोयल अपॉन 2 pi epsilon into rho, can I write twice integral 0 to π/2 because cos is a even function into cos theta into d theta into what arrow cap। होप समझ गए आप सभी लोग, क्लियर है ना। समझ गए ना सब लोग, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेप शुड बी व्हाट, सो देयरफॉर e बार इक्वल्स टू रोयल अपॉन 2 कैंसिल हो गया, तो 2 पाई इप्सिलॉन इंटू रो इंटीग्रल 0 टू π/2 है, राइट। बोलिए नाउ व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ cos थीटा sin थीटा फ्रॉम लिमिट 0 टू π/2 into arrow cap, and therefore e bar equals to now royal upon 2 pi epsilon into rho cos sin π/2
साइन पाई बाय 2 कितना होता है, 1 होता है, माइनस साइन 0 कितना, 0 इंटू एरो कैप, and therefore we are getting final expression E bar equals to rho L upon 2 pi epsilon into rho into aero cap। तो ये मिल गया आपको एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन चार्ज, ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन चार्ज। बोलिए सबको क्लियर हो गया क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट क्या रहेगा, वोल्ट पर मीटर, दैट्स इट। समझ गए क्या आप सब लोग? ये डेरिवेशन लगे तो 2 मिनट में वापस एक बार मैं आप लोगों को बोल देता हूँ, कुछ नहीं किया सो यहाँ पे लिख लेता हूँ पहले ऐसा, रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन ऑफ required expression of electric field intensity due to infinite line charge taken along z axis। चलो समझ गए, कुछ नहीं किया, अपन ने 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री निकाल लिया, राइट। और अलोंग जेड एक्सिस है तो जेड एक्सिस के ऊपर इनफाइनाइट लाइन चार्ज है, तो पहले यहाँ पे एक पॉइंट कंसिडर किया P जो कि सोर्स पॉइंट है, और वाई एक्सिस पे एक पॉइंट कंसिडर किया Q जो कि फील्ड पॉइंट है। दोनों पॉइंट में का जो डिस्टेंस है वो कौन है, R है, तो उसका पोजीशन वेक्टर फाइंड आउट किया, फिर उसका यूनिट वेक्टर निकाला। बाद में पूरा का पूरा लेंथ कंसिडर ना करते हुए उसका छोटा सा पार्ट लिया DL, तो DL अगर लिया तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला अप्लाई किया, एंड अकॉर्डिंगली चार्ज अगर मैं छोटा सा लेता हूँ यानी कौन DQ लेता हूँ, तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी छोटी हो जाएंगी, तो वो डी बार हो जाएंगे। और फिर DQ के जगह पे रोयल इंटू DL रखा बाय डेफिनेशन ऑफ लाइन चार्ज डेंसिटी, उसको सॉल्व किया एज इनफाइनाइट लाइन चार्ज इज टेकन अलोंग जेड एक्सिस। तो ये वाला जो कंपोनेंट है ना, इतना ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, तो जो भी बच गया तो उसमें फिर वैल्यू सब्सटीट्यूट किया, आर स्क्वायर की वैल्यू और ए आर कैप की वैल्यू, है ना। ये तो यहीं पे सब्सटीट्यूट कर लिया, फिर उसको निग्लेक्ट करके फिर आगे सॉल्व कर रहे हैं। फिर आगे सॉल्व करने के बाद अब माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी क्यों किया, क्योंकि इनफाइनाइट लाइन चार्ज है, इनफाइनाइट इसलिए नेगेटिव पिक टू पॉजिटिव पिक, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी बिकॉज ऑफ इनफाइनाइट। और फिर आप लोगों को सब्सटीट्यूशन करना पड़ा यहाँ पे z इक्वल्स टू रो tan थीटा, इट्स अ मैथमेटिकल पार्ट। उसका डेरिवेटिव क्या, dz, z का डेरिवेटिव dz, रो इंटू tan थीटा का डेरिवेटिव कौन, सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, लिमिट चेंज हो गए, सब्सटीट्यूट किया, सॉल्व किया तो इतना मिल गया, राइट। और फाइनली एक्सप्रेशन मिल गया। और यहाँ पे अपन ने वो प्रॉपर्टी अप्लाई की, नेगेटिव पिक टू पॉजिटिव पिक लिमिट है, तो बाय डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टीज इसका आंसर अपन अंदर वाला मसाला इवन होगा तो डायरेक्ट ट्वाइस इंटीग्रल 0 टू पॉजिटिव पिक एफ ऑफ एक्स लगा सकते हैं। तो होप ये भी स्टेप समझ गया। कॉस थीटा का इंटीग्रल साइन थीटा 0 टू पाई बाय 2, साइन पाई बाय 2 1 होता है, माइनस साइन 0 0 आगे मिल गया। तो बोलो ये एक्सप्रेशन समझ गए क्या? सो दिस इज ऑल अबाउट इनफाइनाइट, दिस इज ऑल अबाउट इनफाइनाइट। अब फाइनाइट में क्या होना है वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में अपन क्या करते हैं, इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी ले लेते हैं, यानी ये टॉपिक फिर अपना कंप्लीट हो जाता है, राइट। तो अभी ये लेक्चर में अपन यहीं पे रुकते हैं, बाकी देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।